नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर। आज की क्लास में हम आगे की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना क्या है और इसका प्रारंभ कब से किया गया और इस योजना के क्या क्या लाभ है, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 से किया गया। आपको यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का प्रारंभ कब से किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2007 से मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का प्रारंभ किया गया। इसका विभाग कौन सा है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का विभाग कौन सा है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। आगे तीसरा पॉइंट देखिए, राज्य के ऐसे दंपति जिनके पुत्र नहीं है, राज्य के ऐसे दंपति जिनके पुत्र नहीं है और 1 या 2 बालिकाएं होने पर नसबंदी करा देते हैं, तो उन्हें बालिका संबल योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका के नाम से 10-10 हजार रुपये की राशि यूटीआई म्यूचुअल फंड की सीसीपी योजना के अंतर्गत जमा करवाते हुए बॉन्ड उपलब्ध करवाते हैं। किस योजना के तहत, तो राशि यूटीआई म्यूचुअल फंड की सीसीपी योजना के अंतर्गत जमा करवाते हुए बॉन्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं। बालिका की 18 वर्ष की आयु होने पर उक्त बॉन्ड परिपक्वता होगा, जिस पर यूटीआई म्यूचुअल फंड से एक तय राशि प्राप्त होती है। देखो, ये योजना क्या है और इसका प्रारंभ क्यों करना पड़ा और इसका विभाग कौन सा है, तो इसके बारे में आप डिटेल से समझने की कोशिश करो। देखो, इस योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ किया गया और इसका विभाग कौन सा है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राज्य के ऐसे दंपति जिनके पुत्र नहीं है और 1 या 2 बालिकाएं होने पर नसबंदी करा देते हैं, तो उन्हें बालिका संबल योजना के तहत देखो, इसको बालिका संबल योजना के तहत बालिका के नाम से 10-10 हजार रुपये की राशि यूटीआई म्यूचुअल फंड की सीसीपी योजना के अंतर्गत जमा करवाते हुए बॉन्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं। बालिका की 18 वर्ष की आयु होने पर उक्त बॉन्ड परिपक्वता होगा, जिस पर यूटीआई म्यूचुअल फंड से एक तय राशि प्राप्त होती है। आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछ सकता है, देखो यहाँ पे हमने लैंग्वेज तो पढ़ ली कि ये लैंग्वेज है। आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत यूटीआई म्यूचुअल फंड की सीसीपी योजना के अंतर्गत कितनी राशि जमा करवाते हुए बॉन्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो 10-10 हजार रुपये की राशि जमा करवाते हुए बॉन्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो ये म्यूचुअल फंड है, यूटीआई के तहत हम राशि जमा करवाते हैं, तो यह परिपक्व कब होगा, तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यह बॉन्ड परिपक्व होगा। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 9 मार्च 2024 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया। देखो, समय समय पे परिवर्तन होता रहता है, तो इसलिए पहले क्या योजना थी और अभी फिलहाल क्या योजना, तो उसमें भी कुछ संशोधन होते रहते हैं। तो अभी जो 9 मार्च 2024 को उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी है, उसके द्वारा इस योजना में संशोधन करके जो दी जाने वाली राशि, पहले कितनी राशि दी जाती थी, 10 हजार रुपये, इसे बढ़ाकर अब कितनी कर ली गई है, 30 हजार रुपये कर दी गई है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उसने इस योजना के तहत 10 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये योजना क्या थी और इसका क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या परिवर्तन किया गया, तो ये सारा हमने देख लिया। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये क्या है और इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यहाँ 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005
कब से लागू किया गया? 2 फरवरी 2005 से लागू किया गया, 2 फरवरी 2004 से लागू किया गया, 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा ऑप्शन राइट करोगे? आपको यहाँ पे दे रखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2005 ये लिखा हुआ है तो 2 फरवरी 2005 को राइट आंसर कर लेते हैं, जबकि ये गलत है। इसका ये लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 से लागू हुई थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है वो 2 फरवरी 2006 से लागू की गई थी। कब से लागू की गई थी? 2 फरवरी 2006 से। आगे देखिए, पहले चरण में इसे देश के सर्वाधिक पिछड़े 200 जिलों में लागू किया गया। सबसे पहले कितने जिलों में लागू किया गया? तो सर्वाधिक पिछड़े 200 जिलों में इससे लागू किया गया और 1 अप्रैल 2008 से देश के शेष बचे जिलों में लागू किया गया। देखो, सबसे पहले फर्स्ट चरण में देश के सर्वाधिक पिछड़े 200 जिलों में यह योजना लागू की गई और इसके बाद 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में देश के शेष बचे सभी जिलों में यह लागू किया गया। तो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो संपूर्ण देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2008 से लागू हुआ। और पहले चरण में कितने जिलों में लागू हुआ था? तो पहले चरण में 200 जिलों में यह योजना लागू की गई थी और इसके बाद में 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में यह योजना लागू की गई। तो देश के शेष बचे सारे जिलों में यह योजना लागू कर ली गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। देखो आगे ये नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर लिया गया? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर लिया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का नाम बदलकर क्या रख लिया गया? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रख लिया गया। नाम कब बदला गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को बदला गया। तो समझ में आ गया होगा कि ये योजना क्या है, कब से लागू हुई, संपूर्ण देश में कब से लागू हुई, पहले चरण में कितने जिलों में लागू की गई थी और इसे सबसे पहले कब लागू किया गया था। तो ये चर्चा हमने कर ली। आगे इसका क्या क्या उद्देश्य, तो इसके उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके उद्देश्य देखिए, इसके हम उद्देश्य देखते हैं और इसके बाद हम विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। इसके अंतर्गत मनरेगा के 100 दिवस का रोजगार पूरा होने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है एवं 12 जिले में रहने वाले सहरिया व खेरुआ तथा उदयपुर जिले में रहने वाले कथोड़ी आदिवासी परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है। देखो, आपको एग्जाम में ये प्रश्न मिल सकता है कि इस योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। तो फिलहाल अभी 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। 100 दिवस पूर्ण होने पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। और जो 12 जिले में रहने वाले जो सहरिया व खेरुआ तथा उदयपुर जिले में रहने वाले कथोड़ी और आदिवासी परिवारों को राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि सहरिया और 12 जिले में रहने वाले सहरिया एवं खेरुआ तथा उदयपुर जिले में रहने वाले कथोड़ी और आदिवासी परिवारों को कितने दिनों का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। तो 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए इसकी क्या क्या मुख्य विशेषता है। तो इसकी मुख्य विशेषताओं के ऊपर चर्चा करते हैं। इस योजना की क्या क्या मुख्य विशेषता है। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की। इसकी विशेषता देखिए, ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु योग्य है। ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु योग्य है। आवेदन की दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आवेदन करने के कितने दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। तो 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है की गारंटी है।
लेकिन आवेदन के 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का अनुदान किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि यदि 15 दिवस की अवधि में यदि रोजगार नहीं मिला तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है। गांव से 5 किमी की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन 5 किमी से अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। किस योजना के तहत? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत यदि आपको आपने आवेदन किया और आपकी जो गांव से 5 किलोमीटर परिधि से दूर यदि आपको रोजगार मिलता है तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि गांव से 5 किलोमीटर की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। आगे देखिए, ग्राम सभा कार्यों के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु किसे मुख्य रूप से अधिकृत किया है? तो ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, ये देखिए, अब हम बात करते हैं पालनहार योजना की। पहले हमने किसकी बात करी? पहले हमने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की हमने चर्चा करी। अब हम बात करते हैं पालनहार योजना। पालनहार योजना क्या है और इसकी क्या क्या अनुदान की शर्तें हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ 8 फरवरी 2005 से किया गया। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि पालनहार योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 8 फरवरी 2005 से पालनहार योजना का प्रारंभ किया गया। विभाग कौन सा है? तो विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। पात्रता श्रेणी, कौन कौन पात्र है पालनहार योजना के तहत? तो अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के 3 बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे, ये इस योजना के तहत पात्र है। आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे मिल सकता है? देखो, ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन पात्र है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि पालनहार योजना के तहत किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के तहत पात्र नहीं है। किस योजना के तहत पात्र नहीं है? तो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा कि अनाथ बच्चे मिल जाएगा, और आजीवन कारावास माता पिता के बच्चे मिल जाएगा, और पुनर्विवाहित विधवा माता पिता के बच्चे मिल जाएगा, और कोविड-19 से ग्रसित माता पिता के बच्चे। अब आपको कौन सा आंसर राइट आंसर करना है, तो कौन सी नहीं है ये पूछा है, तो कोविड-19 यहाँ पे थोड़ी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन पात्र है पालनहार योजना के तहत। कौन कौन पात्र है? तो अनाथ बच्चे पालनहार योजना में पात्र है, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड वाले ये पात्र है, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे भी पात्र है, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के 3 बच्चे भी पात्र है, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, और सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे इस योजना के तहत पात्र है। लेकिन कोविड-19 में मरने वाले माता पिता के बच्चे इस योजना में पात्र नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस योजना के तहत पालनहार योजना के तहत किस श्रेणी के बच्चे इस योजना में पात्र नहीं है। तो इस योजना में कौन पात्र नहीं है? तो कोविड-19 से मरने वाले माता पिता के बच्चे, जो माता पिता कोविड-19 में मर गए हैं, खत्म हो गए, वो बच्चे इस पालनहार योजना में पात्र नहीं है। जबकि जो एड्स से पीड़ित है तो वो तो पालनहार योजना का पात्र है, HIV से पीड़ित है तो भी वो पालनहार योजना के पात्र है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इन 10 श्रेणियों के अंतर्गत रहने वाले बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की एक प्रमुख नकद हस्तांतरण योजना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पालनहार योजना
में किस किस श्रेणी के बच्चे पात्र हैं और किस किस श्रेणी के बच्चे पात्र नहीं। आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है कि पालनहार योजना कब से शुरू की गई, तो 8 फरवरी 2005 से शुरू की गई, और इसमें कौन कौन पात्र है और कौन कौन पात्र नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान में रखना, क्योंकि कोविड-19 से ग्रसित माता पिता के बच्चे ये इसमें पात्र नहीं है। बाकी 10 श्रेणी के बच्चे वो पात्र है। तो ये कौन कौन श्रेणी के बच्चे पात्र है, तो ये डिटेल में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको याद कर लेना। अब आगे हम बात करते हैं, अब अनुदान राशि कितनी कितनी दी जा रही है बच्चों को, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि अनुदान राशि दी जा रही है 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे हेतु 1500 रुपये प्रति माह आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है। देखो जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ का मतलब क्या होता है, जिनके माता पिता नहीं हो, माता और पिता दोनों नहीं हो, तो जिनके माता पिता दोनों नहीं हो और जो बच्चे वो 0 से 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण कर चुके या फिर इसके अंतर्गत है, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे को 1500 रुपये प्रति माह के रूप में दिए जाते हैं। प्रति माह कितने रुपये दिए जाते हैं, 1500 रुपये, और उन बच्चों का आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है। अब आगे देखिए, 6 से 18 तक के आयु के बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, लेकिन उनको विद्यालय जाना अनिवार्य है। यदि कोई बच्चा अनाथ है, जिनके माता और पिता दोनों नहीं है, और उस बच्चे की आयु 0 से 6 वर्ष के बीच है, जैसे 1 वर्ष का बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा है या फिर 6 वर्ष का बच्चा है, और वह आंगनवाड़ी जाता है, तो उसे 1500 रुपये सरकार के तहत सरकार द्वारा पालनहार योजना के तहत दिए जाते हैं। और जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है और उनकी आयु 6 से 18 वर्ष के बीच है, कोई बच्चा जैसे 6 वर्ष का है और कोई बच्चा जैसे 8 वर्ष का है, 11 वर्ष का है, 12 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, तो उन बच्चों को, और वो बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो उन्हें 2500 रुपये पालनहार योजना के तहत प्रति माह दिए जाते बच्चों को। समझ में आ गया। अगर 6 और 6 से कम आयु के बच्चों को कितने रुपये दिए जाते, तो 1500 रुपये दिए जाते, और वो प्रति माह दिए जाते, और आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है। और 6 से अधिक और 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष तक के बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, लेकिन उनका विद्यालय जाना अनिवार्य है। अब हमने बात कर ली अनाथ बच्चों से रिलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं अन्य श्रेणी के बच्चे हैं, जैसे एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, और जैसे एड्स से पीड़ित हमने बात करी थी, HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जलने वाली माता के बच्चे, और पुनर्विवाहित की गई विधवा के बच्चे, ऐसे कुछ भी है। तो उस अन्य श्रेणी के जो बच्चे, उनको कितना कितना रुपया दिया जाता है, तो वह देखिए। यदि बच्चा 0 से 6 वर्ष तक की आयु का है, तो उसे 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, लेकिन उसे अगर 0 से 6 वर्ष का बच्चा है तो उसे आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है, और 6 से 18 वर्ष का बच्चा है तो उसे विद्यालय जाना अनिवार्य है। इस बात को ध्यान में रखना। अगर आंगनवाड़ी नहीं जाता है तो उसे पैसे थोड़ी मिलेंगे, और यदि कोई बच्चा विद्यालय नहीं जाता है तो उसे पैसे थोड़ी मिलेंगे। तो यदि बच्चा आंगनवाड़ी जाता है और वह अन्य श्रेणी, जैसे हमने देखा था HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चे और एड्स से पीड़ित माता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, तो ऐसे बच्चे उन्हें 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष की है, और उनका आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, उनका विद्यालय जाना अनिवार्य है। यदि कोई माता पिता ऐसे हैं जो HIV से पीड़ित है, एड्स से पीड़ित है, नाता जाने वाली माता के बच्चे हैं, और उनकी आयु 6 से 18 वर्ष तक की है, तो उन्हें सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रति माह पालनहार योजना के तहत दिए जाते हैं, और यदि वो बच्चे विद्यालय जाते हैं तो, क्योंकि उनका विद्यालय जाना अनिवार्य है। आगे हम बात करते हैं, वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त राशि विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं है। देखो, विधवा पालनहार, कोई माता है जो विधवा है और जो नाता जाने वाली माता है, उसमें ये योजना लागू नहीं होती है। बाकी सभी में ये योजना लागू हो रही है कि वस्त्र, स्वेटर और जूते हेतु कितने रुपये दिए जा रहे हैं, तो 2000 रुपये पालनहार योजना के तहत दिए जा रहे हैं। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो पालनहार परिवार है उसकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये शर्त है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन। राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन क्या है, तो देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन, राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन का गठन माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में
महोदया की अध्यक्षता में सितंबर 2004 को किया गया। देखो, राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन को कब से प्रारंभ किया गया? तो सितंबर 2004 से इसको प्रारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य राज्य के युवाओं को लाभदायक एवं रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा बेहतर एवं दीर्घकालीन रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस मिशन का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को लाभदायक एवं रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा बेहतर एवं दीर्घकालीन रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो किस मिशन का यह उद्देश्य है? तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन का उद्देश्य है कि जो रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा बेहतर एवं दीर्घकालिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। बजट घोषणा 2009-10 में इस मिशन के नाम में कौशल शब्द जोड़कर इसे राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन कर दिया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना क्या है और इस योजना के तहत कितनी पेंशन राशि दी जाती है और इस योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो देखिए, इसका प्रारंभ 1 जून 1974 को किया गया। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 1 जून 1974 को इस योजना का प्रारंभ किया गया। विभाग कौन सा है? तो विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। विभाग कौन सा है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा या परित्यक्ता तलाकशुदा महिला जो राजस्थान के मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा प्राथमिक की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो को पेंशन दे है। देखो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत कोई महिला कब इस पेंशन के लिए पात्र होगी? जब उसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होगी तब वह पेंशन की पात्र रहता है। यदि 48,000 से ज़्यादा है उसकी वार्षिक आय तब तो वह इस योजना में पात्र नहीं है, लेकिन यदि उसकी आय है वो 48,000 रुपये से कम है तब तो वह पेंशन की पात्र है। इस योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है। देखो, आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है? किस योजना के तहत प्रदान की जाती है? तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है। अब कितनी कितनी राशि दी जाती है तो वो हम देखते हैं। कितनी कितनी राशि दी जाती है? तो 18 वर्ष से अधिक व 75 वर्ष से कम आयु की महिला को 1,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। यदि कोई महिला विधवा है और यदि कोई महिला तलाकशुदा है, उन महिलाओं को यदि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम है तो उसे प्रति माह 1,000 रुपये इस योजना के तहत दिए जाते हैं। कितने रुपये दिए जाते हैं? तो 1,000 रुपये दिए जाते हैं। और यदि उसकी आयु 75 वर्ष से अधिक है तो उस महिला को कितने रुपये दिए जाएंगे? तो उस महिला को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। समझ में आ गया? किस योजना के तहत दिए जाएंगे? तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को कितने रुपये प्रति माह दिए जाते हैं? तो पेंशन के रूप में 1,000 रुपये दिए जाते हैं और 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। सभी स्रोतों से वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। देखो, यदि महिला विधवा है और उसकी जो वार्षिक आय है, जो उसकी वार्षिक आय वह 48,000 रुपये से अधिक है तब तो उसे ये पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि उसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है तब तो वह पेंशन की पात्र है और यदि 48,000 से अधिक है तो वह पेंशन की पात्र नहीं है। समझ में आ गया? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की महिला को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं और यदि महिला की आयु 75 वर्ष से अधिक है तो उसे 1,500 रुपये दिए जाते हैं और उसकी जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी वह पेंशन की पात्रता है, वरना यहाँ पेंशन की पात्र नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना क्या है और इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका प्रारंभ किया गया 29 नवंबर 1965 से। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इस योजना का प्रारंभ किया गया 29 नवंबर
1965 से इस योजना का प्रारंभ किया गया है। विभाग कौन सा है? तो विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। आगे देखेंगे, विवरण देखेंगे कि कौन कौन पात्र है, कौन कौन पात्र नहीं है इस योजना के तहत। तो योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता मतलब अंधा है, अल्पदृष्टि, थोड़ा कम देखता हो, चलन निशक्तता, चलने में उसे कठिनाई हो रही हो, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति मतलब वह बेहरा हो, और हाँस मानसिक विमंदता, मानसिक रूप से ग्रसित हो मतलब मानसिक उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा हो, थोड़ा पागलपन हो, ऐसे लोगों को मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित हो, अथवा प्राकृतिक रूप से बौनेपन से ग्रसित हो, तथा प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो, पेंशन का पात्रता है। अब उनको कितना कितना रुपया पेंशन दिया जाएगा, वो ये तो हमने पूरी रामायण देख ली कि इस योजना का प्रारंभ कब किया गया। तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का प्रारंभ 29 नवंबर 1965 को किया गया। और यहाँ पे कौन कौन पात्रता है? कोई अंधा है, बेहरा है, गूंगा है, और जैसे मानसिक रूप से मंद है, चलने में उसे दिक्कत आ रही है मतलब वह विकलांग है, तो ऐसे लोगों को कितना रुपया पेंशन दिया जाता है, तो ये पेंशन के रूप में हम बात करते हैं। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि इससे रिलेटेड, यदि उसकी आयु 75 वर्ष से कम है तो 75 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है तो उसे तो 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। और यदि उसकी आयु 75 वर्ष से अधिक है तो उसे 1,250 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। समझ में आ गया कि कौन कौन पात्रता है। यदि कुष्ठ रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित है, श्रवण शक्ति वह सुनने, देखो वह अंधा है, बेहरा है, जैसे विकलांग है, तो ऐसे लोगों को पेंशन के रूप में, और यदि उसकी आयु 75 वर्ष से कम है तो उसे 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, और यदि उसकी आयु 75 वर्ष से अधिक है तो उसे 1,250 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। अब आगे देखिए, कुष्ठ रोग से ठीक हुए विशेष योग्यजन व्यक्तियों को 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत कुष्ठ रोग से ठीक हुए विशेष योग्यजन व्यक्ति को कितने रुपये पेंशन के रूप में प्रति माह दिए जा रहे हैं। तो 2,500 रुपये पेंशन के रूप में प्रति माह दिए जा रहे हैं। कुष्ठ रोग से ठीक हुए विशेष योग्यजन को 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं। सिलिकोसिस से पीड़ित को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। आपको एग्जाम में यह मिल सकता है कि सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति को प्रति माह पेंशन के रूप में कितनी राशि प्रदान की जा रही है। तो कितनी राशि प्रदान की जा रही है? तो सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है, और कुष्ठ रोग से ठीक हुए विशेष योग्यजन को कितने 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति विकलांग है, अंधा है, बेहरा है, गूंगा है और प्राकृतिक रूप से बौनापन है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी आयु 75 वर्ष से कम है तो उसे 1,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं, और 75 वर्ष से अधिक है तो उसकी आयु यदि 75 वर्ष से अधिक है तो उसे 1,250 रुपये पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।